All right, kids. So, resuming our online classes, here we are at our chapter 3, continuing the topic of business growth. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में बिजनेस ग्रोथ को अंडरस्टैंड किया था, बिजनेस ग्रोथ को इनिशिएट किया था, बिजनेस ग्रोथ के टॉपिक को लेकर आए थे हम सामने और उसमें अंडरस्टैंड किया था कि सर ग्रोथ क्या होती है, कितने तरीके से हो सकती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये अंडरस्टैंड किया था कि सर ग्रोथ कैन बी अचीव्ड इन टू वेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को ऑर्गेनिक भी कहते हैं, राइट, इंटरनल को ऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ क्या होती है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था कि सर इंटरनल जब बिजनेस अपने खुद की रिसोर्सेस पे अपने खुद के नाम से ग्रो करता है उसे इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ जब बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस की रिसोर्सेस पे ग्रो करता है, मर्ज करता है या टेक ओवर कर लेता है, उसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि सर एक्सटर्नल ग्रोथ चाहे मर्जर हो, मर्जर मींस म्यूचुअल कंसेंट के साथ, या हॉस्टाइल हो, टेक ओवर हो। एक्सटर्नल ग्रोथ चाहे मर्जर हो या टेक ओवर हो, हम उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। और सर इंटीग्रेशन 3 टाइप की होती हैं। इंटीग्रेशन आर ऑफ 3 टाइप्स: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमैरेट। वर्टिकल में फर्दर 2 डिवीजन आ जाते हैं हमारे पास, एक वर्टिकल बैकवर्ड, दूसरा वर्टिकल फॉरवर्ड। हमने प्रीवियस क्लास में हॉरिजॉन्टल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है। याद रखिएगा, रिकॉल करा देता हूं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वाज वेयर two firms were merging with or taking over each other in the same industry and at the same stage of production। जब उनकी इंडस्ट्री भी सेम है और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, हमने कुछ अजम्पशंस ली थी कि सर अगर पेप्सी और कोका कोला आपस में मर्ज हो जाएं या टेक ओवर हो जाएं तो सर इसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहेंगे। बेवरेज इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेकेंडरी। इसी तरीके से हमने एग्जांपल ली थी कि अनमोल फर्नीचर्स एंड इंटरवुड फर्नीचर्स अगर मर्ज हो जाएं तो दोनों सर टिम्बर इंडस्ट्री में और टर्शरी में है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगा। हम आगे चलते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वर्टिकल। अब सर वर्टिकल में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, जहां दोनों इंडस्ट्री सेम है, जहां दोनों बिजनेस की इंडस्ट्री सेम है लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। मैं रिव्यू करा रहा हूं, गौर से देखिएगा। इट इज वेयर वन फर्म मर्जेस विद और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इन द सेम इंडस्ट्री, भैया इंडस्ट्री सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। इंडस्ट्री सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है, इसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सर वर्टिकल में 2 हो सकती है, एक बैकवर्ड और दूसरी फॉरवर्ड। सवाल आ जाता है कि सर ये वर्टिकल बैकवर्ड क्या होती है और वर्टिकल फॉरवर्ड क्या होती है। तो गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने वर्टिकल बैकवर्ड और वर्टिकल फॉरवर्ड को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। वर्टिकल फॉरवर्ड, सबसे पहले आपके सामने वर्टिकल फॉरवर्ड पे बात करने जा रहा हूं। वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल फॉरवर्ड, it is where one firm integrates with another firm at a later stage of production। जब मर्जर हो या इंटीग्रेशन हो आगे वाली स्टेज के साथ, आगे वाली स्टेज के साथ, जैसे प्राइमरी वाला मर्ज कर रहा है सेकेंडरी के साथ, तो प्राइमरी वाले के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड होगी। सेकेंडरी वाला मर्ज कर रहा है टर्शरी के साथ, तो सेकेंडरी वाले के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड होगी। व्हेन अ बिजनेस इंटीग्रेट्स एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, टर्शरी। तो अगर प्राइमरी वाला सेकेंडरी के साथ मर्ज कर रहा है तो प्राइमरी के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड। अगर सेकेंडरी वाला टर्शरी के साथ मर्ज कर रहा है तो सेकेंडरी के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड। इसी तरीके से सर वर्टिकल बैकवर्ड क्या होती है। व्हाट इज वर्टिकल बैकवर्ड? इट इज वेयर वन फर्म integrates with another firm at an earlier or previous stage of production।
अगर एक फर्म अपने पिछले स्टेज पे इंटीग्रेट कर रही है, अपने प्रीवियस स्टेज पे इंटीग्रेट कर रही है, तो उसे हम वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टर्शरी वाला अगर सेकेंडरी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है तो टर्शरी के लिए ये वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी वाला प्राइमरी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है तो ये सेकेंडरी वाले के लिए वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगी। मैं आपको इधर एग्जाम्पल देता हूं, आ जाएं जरा टिम्बर इंडस्ट्री की एग्जाम्पल पे। अब आप देखो, टिम्बर इंडस्ट्री जहां प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है और टर्शरी स्टेज है, राइट। ये तीन स्टेजेस मौजूद हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अब प्राइमरी स्टेज पे जो बिजनेस मौजूद है टिम्बर इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज वो है इब्राहिम वुड कटर्स। अब सर, इब्राहिम वुड कटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है जो कि लकड़ियां काटती है। ये प्राइमरी में आ गए, ये प्राइमरी में आ गए, राइट। ये प्राइमरी स्टेज हो गई, ये लकड़ियां काटते हैं, ठीक है ये टिम्बर इंडस्ट्री में, ये लकड़ियां काटने वाला बिजनेस है। अच्छा, लकड़ियां काट कर ये फर्नीचर मार्केट या मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर देते हैं, जो कि सेकेंडरी में मौजूद है। लेट्स सपोज जिसका नाम है अब्बासी फर्नीचर मेकर। अब ये अब्बासी फर्नीचर मेकर्स हैं, ये फर्नीचर्स बनाते हैं। इब्राहिम वुड कटर्स लकड़ियां काटता है, अब्बासी फर्नीचर मेकर्स फर्नीचर बनाते हैं और अनमोल और इंटरवुड फर्नीचर बेचते हैं। ये हैं सारे टिम्बर इंडस्ट्री में, लेकिन ये डिफरेंट स्टेजेस में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर इब्राहिम वुड कटर्स अब्बासी फर्नीचर मेकर्स के साथ जाके मर्ज हो जाए या टेक ओवर कर ले, इंटीग्रेशन कह ले, इंटीग्रेशन, तो नोट कीजिएगा इब्राहिम जो है वो प्राइमरी से अब सेकेंडरी में मूव कर रहा है, आगे जा रहा है। तो इब्राहिम के लिए नोट कीजिएगा, इब्राहिम के लिए ये प्रिसाइजली, गौर से देखिएगा, इब्राहिम वुड कटर्स के लिए ये इंटीग्रेशन प्रिसाइजली वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगी। क्योंकि इब्राहिम वुड कटर्स प्राइमरी में था, अब ये सेकेंडरी में जा रहा है, तो उसके लिए ये वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगी। लेकिन यही सेम टाइम अब्बासी फर्नीचर मेकर जो कि सेकेंडरी में था, अब प्राइमरी में जा रहा है, सेकेंडरी में था अब प्राइमरी में जा रहा है, तो यही सेम इंटीग्रेशन अब्बासी के लिए वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी। यही सेम इंटीग्रेशन अब्बासी के लिए वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी। दिस सेम इंटीग्रेशन फॉर इब्राहिम वाज वर्टिकल फॉरवर्ड बिकॉज इब्राहिम वुड कटर्स इज नाउ एडवांसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, whereas Abbasi furniture makers is going to the backward stage of production। तो vertical forward आगे जाने वाले के लिए, vertical backward पीछे जाने वाले के लिए अंडरस्टैंड करना, इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर अब्बासी फर्नीचर मेकर्स अनमोल के साथ मर्ज करें तो अब अब्बासी के लिए यह वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगा और अनमोल के लिए ये वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगा। तो अब आप देखें, इस पूरी एग्जाम्पल से हमें एक चीज समराइज होती है, इस पूरी एग्जाम्पल से एक समरी मिलती है हमें कि प्राइमरी कैन नेवर गो वर्टिकल बैकवर्ड। प्राइमरी के पीछे कुछ है ही नहीं तो वो कहां जाएगा, प्राइमरी हमेशा वर्टिकल फॉरवर्ड ही करेगा और टर्शरी कभी भी वर्टिकल फॉरवर्ड नहीं जा सकता। टर्शरी के आगे कुछ है ही नहीं, टर्शरी हमेशा वर्टिकल बैकवर्ड आएगा। इट्स ओनली सेकेंडरी जो दोनों तरफ जा सकता है, वर्टिकल बैकवर्ड भी और वर्टिकल फॉरवर्ड भी।
मुझे बताएं क्या यहां तक क्लियर है? मुझे बताएं क्या एग्जाम्पल क्लियर हुई? क्या ये पूरी डिस्क्रिप्शन समझ आई वर्टिकल, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये देखें, वर्टिकल integration happens in the same industry but at different stage of production. इंडस्ट्री सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अलग है, इसलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है, आगे जाएंगे तो फॉरवर्ड, पीछे जाएंगे तो बैकवर्ड। अब हमारे पास थर्ड एंड द लास्ट, थर्ड एंड द लास्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास, विच इज कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन। विच इज कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन। तो सर कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन क्या होती है? नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है कॉन्ग्लोमैरेट। इट is where a firm merges with or takes over another firm, मतलब इंटीग्रेशन हो रही है in an entirely different industry, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन हो रही है। दे मे बी एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो हो सकता है कि सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हो, लेकिन इंडस्ट्री डिफरेंट है। तो जब इंडस्ट्री डिफरेंट होती है हम उसे कॉन्ग्लोमैरेट कहते हैं। याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। हम इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, पेप्सी और टोयोटा इंटीग्रेट हो जाए, पेप्सी और टोयोटा अगर आपस में इंटीग्रेट हो जाए तो सर दे आर इन एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री, दे आर इन एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री। सो दिस विल बी कॉल्ड अ कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन। इसे हम कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन कहेंगे, कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया के चंद जो बड़े बिजनेसेस हैं सर, वो तमाम कॉन्ग्लोमैरेट्स हैं। They all are conglomerates. So why are they conglomerates? Because they are operating in so many different industries. उन्होंने जो मर्जर्स किए हुए हैं या टेक ओवर्स किए हुए हैं वो इतने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यूनिलीवर। सर यूनिलीवर जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स, डेली यूज वाले भी बना रहा है, ठीक है। वो यूनिलीवर जो है ना वो फूड एंड ड्रिंक्स में भी ऑपरेट कर रहा है, जूसेस में भी ऑपरेट कर रहा है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बना रहा है, पेट डॉग्स, पेट एनिमल्स के फूड भी बना रहा है, सर वॉशिंग पाउडर भी बना रहा है, शैम्पू बना रहा है, साबुन बना रहा है। सो दे आर ऑपरेटिंग इन सो many industries that Unilever is a conglomerate, is one of the biggest organization in the world, one of the biggest organization. Nestle, best example of conglomerate. Thousands of hundreds of industries में ऑपरेट कर रहा है नेस्ले। तो अब आप देखें, याद रखिएगा, जब एक बिजनेस इंटीग्रेशन करता है एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में तो उसे हम कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स का सवाल आ जाता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर इन इन इंटीग्रेशन के फायदे क्या हैं? सर व्हाट इज द एडवांटेज, what is the advantage of horizontal integration, what are the advantages of vertical forward or backward integration, और what are the advantages of conglomerate integration? तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के चंद एडवांटेजेस सुन लीजिएगा, चंद एडवांटेजेस। मैं आपके सामने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शो कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी मेरी ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाइएगा। हाँ, मेरी ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाइएगा। बहुत मुश्किल से मुझे ये ड्राइंग आई है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से ये ड्राइंग आती है मुझे। ये देखें, ये मैंने एक रोड बना दिया। आई होप दैट दिस इज अपियर्स टू बी अ रोड। ठीक हो गया। रोड के राइट साइड पर एक बैंक है, ए बी सी बैंक, ठीक हो गया। और रोड के दूसरे साइड पर एक और बैंक है, और वो बैंक है एक्स वाई जी बैंक। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, रोड के दो साइड्स पे दो बैंक हैं।
दोनों अलग अलग बिजनेसेस हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो अलग अलग बैंक्स हैं, लेकिन हैं दोनों बैंकिंग इंडस्ट्री, दोनों हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और दोनों टर्शरी स्टेज पर हैं। इज दिस राइट? इज दिस राइट? दोनों बैंकिंग इंडस्ट्री में और दोनों टर्शरी स्टेज पर हैं। ठीक है। अगर ये दोनों मर्ज हो जाएं, अगर ये दोनों मर्ज हो जाएं, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर ये मर्जर हो जाए तो गाइस इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सर इसका फायदा क्या है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का फायदा क्या है? सबसे पहले कंपटीशन रिड्यूस हो गया, एक बैंक एलिमिनेट हो गया, एक बैंक एलिमिनेट हो गया तो कंपटीशन रिड्यूस हो गया। दूसरा, अब एबीसी बैंक या एक्सवाईजी बैंक अगर ये दोनों मर्ज हो रहे हैं या दोनों एक दूसरे को टेक ओवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ब्रांच ऑपरेशनल होगी, दूसरी ब्रांच बंद करनी पड़ेगी। कोई एक ब्रांच ऑपरेशनल होगी, दूसरी ब्रांच बंद करनी पड़ेगी, लेकिन जो ब्रांच बंद होगी ना, उसके सारे कस्टमर ऑपोजिट ब्रांच पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब चाहे यहां शिफ्ट हो या यहां शिफ्ट हो, जो ब्रांच ऑपरेशनल होगी दूसरी ब्रांच के सारे क्लाइंट्स वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करना, एक ब्रांच बंद करने से हमने ओवरहेड्स बचा लिए, हमने ओवरहेड्स बचा लिए। फिर कुछ अच्छे वर्कर्स यहां होंगे, कुछ अच्छे वर्कर्स वहां होंगे, तो दोनों में से दोनों ब्रांचेस के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंप्लॉयज उठाएंगे। जो जो मीडियोकर इंप्लॉयज होंगे या जो अंडर अंडर पार परफॉर्मर्स होंगे, उनको निकाल देंगे। दैट मीन्स नाउ योर सिंगल ब्रांच हैज दोज इंप्लॉयज दैट आर हाईली कॉम्पिटेंट। तो आप देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऊपर चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और आपके कॉस्ट कट ऑफ हो गए, कॉस्ट कट ऑफ हो गए, कस्टमर्स पे क्लाइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और बेस्ट वर्कर्स आपने रिटेन कर लिए। तो आपने सर्विसेज इंप्रूव कर ली, क्लाइंट्स को हैप्पी कर लिया, और आपने कॉस्ट कट ऑफ कर ली, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ये एडवांटेजेस होते हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताएं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के फायदे समझ आए? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के फायदे समझ आए? कॉस्ट कट डाउन कर ली। चलो मैं यहां पे वन वन लाइनर लिख भी देता हूं। कॉस्ट कट डाउन कर ली हमने, बेस्ट एम्प्लॉयज रिटेन कर लिए हमने, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज रिटेन हो जाएंगे। और तीसरा, अब हमारी सर्विसेज अच्छी हो गई, तो कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन बढ़ गई हमारी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गई हमारी। सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ये एडवांटेजेस होते हैं। अब सवाल आ जाता है कि सर वर्टिकल के क्या फायदे हैं, वर्टिकल फॉरवर्ड के क्या फायदे हैं, और सर वर्टिकल बैकवर्ड के क्या फायदे हैं? तो अब आप लोगों ने इसका जवाब पहले भी दिया हुआ है मुझे, आप लोगों ने गाइस इसका जवाब पहले भी दिया हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर द आंसर वंस अगेन, आई एम लुकिंग फॉर द आंसर वंस अगेन। बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कंज्यूमर मार्केट के सबसे करीब कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कंज्यूमर के सबसे करीब कौन है? कंज्यूमर के सबसे करीब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन है? हु डू यू थिंक इज द मोस्ट क्लोजेस्ट वन टू द अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल ठीक। मरियम बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर टर्शरी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, राइट, एंड प्राइमरी इज द फर्देस्ट अवे फ्रॉम कंज्यूमर मार्केट। तो अब अंडरस्टैंड करना, मार्केट में चेंजेस आए, और आपको भी ये बात पता है, और मैं ये बात प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और बोलता रहा हूं कि सर इन टुडेज वर्ल्ड मार्केट इज डायनेमिक, मार्केट इज डायनेमिक। डायनेमिक मार्केट का मतलब क्या है? कि सर मार्केट इज रैपिड चेंजिंग, द एनवायरमेंट, द मार्केट, द कंडीशंस, द मार्केट इज रैपिड चेंजिंग।
तो मार्केट में बहुत तेजी से चेंजेस आती हैं। आप देखो ना, जो चीज आज फैशन में है कुछ टाइम के अंदर आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। तो कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो रहा है, ये हम आगे मार्केट चेंजेस हम सेक्शन 3 मार्केटिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मार्केट डायनेमिक है, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो सर मार्केट की जब कंडीशंस चेंज होगी ना, सबसे पहले टर्शरी को पता चलेगा, टर्शरी के बाद सेकेंडरी तक कुछ टाइम में पहुंचेगा, और सेकेंडरी से प्राइमरी में उसके बाद पहुंचेगा। तो सर वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का सबसे पहला एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज यह है कि फॉरवर्ड जाने से आपको कंज्यूमर की ज्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगी। कंज्यूमर की ज्यादा बेहतर, अगर प्राइमरी वाला सेकेंडरी के साथ मर्ज करेगा ना, तो उसको कंज्यूमर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि प्राइमरी में तो वो कंज्यूमर के पास है ही नहीं, सेकेंडरी में तो फिर कुछ इंटरेक्शन होगा कंज्यूमर का, तो उसको उसकी नॉलेज मिलेगी। दूसरा, अगर वो अब्बासी वाले अनमोल के साथ मर्ज कर जाएं वर्टिकल फॉरवर्ड, तो अब्बासी वालों को वंस अगेन फिर फॉरवर्ड आके कंज्यूमर की नॉलेज मिलेगी, कंज्यूमर के अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। सो वर्टिकल फॉरवर्ड रिजल्ट्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स, ये लिख रहा हूं मैं यहां पे, वर्टिकल फॉरवर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा, दूसरा वर्टिकल फॉरवर्ड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्या इब्राहिम वाला अब्बासी के साथ मर्ज कर जाए और अब्बासी वाला अनमोल के साथ मर्ज कर जाए, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक परमानेंट स्टोर मिल गया। इब्राहिम वाले को अंडरस्टैंड करना, इब्राहिम वाला पहले जब लकड़ियां काटता था तो उसे अब्बासी वाले को कांटेक्ट करना पड़ता होगा कि भैया ये चीजें अवेलेबल है मेरे पास, ये चीजें हैं, आपको चाहिए हो तो बताओ। अब वो दसों बिजनेसेस को अप्रोच करता होगा, सिर्फ अब्बासी को तो अप्रोच नहीं करता था उस वक्त जब ये अकेला ऑपरेट कर रहा था, तो अब्बासी के साथ और भी फर्नीचर मेकर्स को अप्रोच करता होगा। अब जब वो अब्बासी के साथ मर्ज कर गया, इंटीग्रेशन हो गई, अब दोनों एक ही बिजनेस हो गए, तो इब्राहिम की मैनेजमेंट को, प्रीवियस मैनेजमेंट को अब ये कंसर्न नहीं है कि हम ये लकड़ियां बेचेंगे किसको। उनके बाद एक परमानेंट डिस्प्ले आ गया, परमानेंट स्टोर आ गया, तो परमानेंट सेल्स पॉइंट अवेलेबल है। इसी तरीके से अब्बासी फर्नीचर जब बनाता होगा, अब्बासी फर्नीचर, तो वो फर्नीचर बनाने के बाद अनमोल को उसकी पिक्चर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वीडियोस भेजता होगा, इंटरवुड वाले को भेजता होगा, XYZ सबको भेजता होगा। लेकिन उसको एक परमानेंट सोर्स नहीं मिली हुई थी। अब उसके पास परमानेंट सेल्स पॉइंट मौजूद है कि यार फर्नीचर बनाओ, हमारा तो अब अनमोल के साथ इंटीग्रेशन है, हम अनमोल को ही भिजवाएंगे, दैट इज इट। तो याद रखिएगा, वर्टिकल फॉरवर्ड के ये दो बड़े एडवांटेजेस हैं कि आपको कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने का अच्छे से मौका मिल जाता है, और दूसरा आपको एक परमानेंट सेल्स पॉइंट मिल जाता है। आपको ये सोचने की अब टेंशन नहीं होती कि मैं बेचूंगा कहां। सवाल आ जाता है कि सर वर्टिकल बैकवर्ड, चलो फॉरवर्ड वालों को तो समझ आ गया, सर वर्टिकल बैकवर्ड में क्या फायदा होगा? अगर अगर अनमोल वाला अब्बासी के साथ मर्ज कर रहा है तो क्या फायदा होगा, और अब्बासी वाला इब्राहिम वुडकटर्स के साथ मर्ज कर रहा है तो क्या फायदा होगा? अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियल। ये देखें, अनमोल वाला मर्जर से पहले, इंटीग्रेशन से पहले, अनमोल वाला अब्बासी से माल उठाता होगा, कभी उसको पसंद आया तो खरीदा, कभी उसको पसंद नहीं आया तो वो नहीं खरीदेगा। लेकिन अब्बासी वाला प्रोडक्ट के पूरे इन्स एंड आउट्स नहीं बताता होगा कि इसमें है क्या। अब जब इंटीग्रेशन हो गई है, दोनों बिजनेस एक ही हो गए हैं, क्या अब्बासी और क्या अनमोल दोनों एक ही हैं। हो सकता है दो अलग अलग बैनर के अंडर अभी भी ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन दोनों अंदर से एक ही है। तो अब अब्बासी वाला अनमोल को फर्नीचर बनाने के बारे में एक एक चीज बताएगा कि भैया इस फर्नीचर में ये चीजें हैं, ये एलिमेंट्स है, ये इस तरीके का बना हुआ है, ये इस ग्रेड का बना हुआ है, इसमें ये मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है।
तो अनमोल के पास जब मटेरियल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकेगा, वो प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकेगा। हमारे पास अक्सर बेचने के चक्कर में हमारी कंज्यूमर मार्केट इतनी पथेटिक है, पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं प्रिसाइजली ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट इसलिए इतनी पथेटिक है सेलिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स नहीं है हमारे पास। कंज्यूमर लॉज होने के बावजूद कंज्यूमर लॉज अप्लाई, कानून अप्लाई नहीं होता, होता होगा तो फॉलो नहीं होता। कंज्यूमर राइट्स नहीं है। यहां मुझे कुछ भी बोल के बेचा जा सकता है, अब बेचने वाले को खुद नहीं पता कि जो उसने बोला है वो सही है या गलत है। कपड़ा दिखा के बोलेंगे सर ये कंफर्म वाटर प्रूफ है, मैंने खुद देखा है, ट्राई किया है। उसको पता ही नहीं होगा कि ये वाटर प्रूफ है नहीं है। अच्छा, कितना वाटर प्रूफ है, क्या इंग्री, क्या जो भी है उस कपड़े के बारे में उसको पता ही नहीं होगा। तो जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हो तो आपको सोर्स सोर्स से अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई आ जाती है। भाई जैसे इब्राहिम वाले को अब्बासी को कॉल करनी पड़ती थी, पहले इब्राहिम वुड कटर्स को अब्बासी को कॉल करनी पड़ती थी कि सर हमने लकड़ियां कटवाई हैं और कुछ कुछ माल ये पड़ा हुआ है हमारे पास, इस किस्म का माल हमारे पास अवेलेबल है। तो सर अब्बासी वाले को भी तो इब्राहिम तक कांटेक्ट करना पड़ता था कि भाई ये लकड़ियां चाहिए, कुछ पड़ी हुई हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है, किस किस किस्म की लकड़ियां पड़ी हुई हैं। अब उसे इस बात की फिक्र नहीं है। अब उसके बाद परमानेंट सोर्स है सप्लाई की, इब्राहिम से उसको परमानेंट सोर्स मिल रही है सप्लाई। इसी तरीके से अनमोल फर्नीचर्स को अब्बासी की तरफ से परमानेंट सप्लाई मिल रही है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या वर्टिकल फॉरवर्ड और वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन के फायदे समझ आ गए? हाँ जी गाइस, आर द एडवांटेजेस क्लियर? आर द एडवांटेजेस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? शायान वेटिंग फॉर यू बेटा, शायान, शायान वेयर आर यू? ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त हो गया। चलें अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर ये ग्रोथ तो बड़ी कमाल की चीज है, बिजनेस ग्रोथ जो है ये तो बड़ी कमाल की चीज है, बहुत लाजवाब चीज है। सर ग्रोथ इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है, और इंटरनल के अपने फायदे हैं, एक्सटर्नल के अपने फायदे हैं सर। और एक्सटर्नल में या मर्जर होगा या टेक ओवर होगा, और मर्जर हो या टेक ओवर हो उसे इंटीग्रेशन कहेंगे। और इंटीग्रेशन तीन टाइप की होंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमैरेट। तो सर ये ग्रोथ तो बड़ी कमाल की चीज है, क्या इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं? 100% प्रॉब्लम्स है, 100%। अगर ग्रोथ इतनी आसान होती तो दुनिया का हर बिजनेस कर लेता यार। अगर ग्रोथ इतनी आसान होती तो दुनिया का हर बिजनेस ग्रोथ कर लेता। ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, तभी तो ग्रोथ इतनी मुश्किल है। ग्रोथ मुश्किल नहीं होती तो दुनिया का हर बिजनेस ग्रोथ अचीव कर लेता। तो सर क्या प्रॉब्लम्स हैं ग्रोथ के साथ? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स related to the growth? And students also ask what are the solutions to these problems? तो ये देखिएगा यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, और इस प्रॉब्लम की यहां पर हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ में नोट कीजिएगा, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, सबसे पहली प्रॉब्लम, लार्जर बिजनेस इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सर एक लार्जर बिजनेस बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सर, नेस्ले, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सर, नेस्ले, नेस्ले इज सच अ ह्यूज बिजनेस दैट वी डू नॉट हैव इवन एन आइडिया अराउंड। लुक एट दिस बिजनेस सर, नेस्ले को अगर आप गौर से देखें
तो सर नेस्ले एक पूरी दुनिया है एक ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले, लेकिन एक पूरी दुनिया है। अब आप देखें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है, गारमेंट्स में भी है, ब्यूटी केयर में भी है, पैट फूड में भी है, इन ह्यूमन फूड में भी है, बेवरेज में भी है सर, ये चॉकलेट और कॉफी में भी मौजूद है। नेस्ले एक पूरी दुनिया है। अब आप मुझे बताओ, अगर नेस्ले की टॉप मैनेजमेंट इन सारे बिजनेसेस को देखने की रिस्पॉन्सिबल हो, सो हाउ कैन वन टीम or one person or one management, how can one management be experienced and specialist of everything? हो ही नहीं सकता। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्पेशलिस्ट होगा, उसे बेवरेज के बारे में थोड़ी आइडिया होगा। जो कॉफी इंडस्ट्री को देखता होगा, वो चॉकलेट इंडस्ट्री को थोड़ी देख सकता होगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, with growth there is a problem that large business is very difficult to control. लार्ज बिजनेस बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ लार्ज बिजनेस। तो सर लार्ज बिजनेस अगर इतना डिफिकल्ट है, तो फिर ये जो लार्ज बिजनेसेस हैं, लाइक नेस्ले, लाइक यूनिलिवर, लाइक पीएनजी, सर ये कैसे चल रहे हैं? तो इसका सॉल्यूशन है, गौर से देखिएगा, ऑपरेट द बिजनेस इन स्मॉल यूनिट्स, अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप इनका सॉल्यूशन ये है कि इनको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दो, एक तरीके से अ बिगर बिजनेस पार्ट, अ स्मॉलर बिजनेस पार्ट ऑफ अ बिगर बिजनेस। तो नेस्ले ने क्या किया? नेस्ले ने नेस कैफे को अलग कर दिया, किटकैट को अलग कर दिया, मतलब चॉकलेट सेक्टर को अलग कर दिया, कॉफी सेक्शन को अलग कर दिया, ब्यूटी सेक्शन को अलग कर दिया, गारमेंट सेक्शन को अलग कर दिया। उनकी अलग मैनेजमेंट है। दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस जस्ट अंडर द ब्रांड ऑफ नेस्ले। और नेस्ले के जो हेड्स हैं, वो उन जो लूज बिजनेसेस हैं अंडर द हेडिंग ऑफ नेस्ले, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेस्ले, वो उन्हें कमांड एंड कंट्रोल नहीं करते, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। तो उससे ये होता है कि नेस्ट कैफे की मैनेजमेंट के पास अपने डिसीजन मेकिंग्स हैं, उन्हें नेस्ले हेड्स ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। तो अब वो है बड़ा बिजनेस, लेकिन उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे बिजनेस में डिवाइड कर दिया। मुझे बताएं, क्या ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ? गाइस, क्या ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलें, परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। सर सेकंड प्रॉब्लम, नंबर टू प्रॉब्लम, गौर से देखिएगा। नंबर टू प्रॉब्लम, लार्जर बिजनेस लीड्स टू पुअर कम्युनिकेशन। सर ये बात भी फैक्ट है कि जितने बिजनेस बड़ा होता जाएगा, वो उतनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 10 एम्प्लॉयज हैं, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन इतनी आसान होगी। मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हो सकता है उन 10 एम्प्लॉयज से डायरेक्ट फोन पे कम्युनिकेशन करता हूं। लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉयज हैं, अब मैं 10,000 एम्प्लॉयज से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे लोग ऐड ऑन होते जाएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। तो सर इसका भी सॉल्यूशन है। दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहरिया टाउन पाकिस्तान में 8,10,000 एम्प्लॉयज हैं। उस उनके अकॉर्डिंग बहरिया टाउन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियली 8,10,000 एम्प्लॉयज है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में। तो यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी तो है ना, तो क्या वो लोग काम नहीं कर रही? उन्हें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं आती? सर आती होगी, लेकिन उसके रेमेडीज हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं। सर क्या सॉल्यूशन है? यूज लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन। सर लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट्स यूज करें, मॉडर्न डे कम्युनिकेशन मेथड्स यूज करें, मॉडर्न डे सिस्टम लाइक व्हाट्सएप, ग्रुप कम्युनिकेशन कर ले, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बना ले, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले,
आपको 10,000 एम्प्लॉयज को मैसेज देना है, एक साथ ग्रुप में मैसेज चलाया, सबको पहुंच गया, ब्रॉडकास्ट चला दो, लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट्स। तो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम्स हैं तो उसके रेमेडीज भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। सर तीसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है हमारे पास? प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम विद द ग्रोथ, टू रैपिड एक्सपेंशन कैन क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर एक बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है ना, तो याद रखिएगा उसे एक प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और ये बात बहुत कॉमन है, ये बात बहुत कॉमन है। जब बिजनेसेस बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे होते हैं, आसान अल्फाजों में बोल दूं, अपनी औकात से ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि भाई रैपिड एक्सपेंशन उसी वक्त हो सकेगा, एक्सपेंशन उसी वक्त हो सकेगा जब आप पैसे लगा के खरीद रहे होगे किसी को, या अपने खुद के आउटलेट्स ग्रो कर रहे होगे, या दूसरे के साथ मर्ज हो रहे होगे, तभी पैसे तो लगेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सर एक्सपेंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम स्लोली एक्सपेंडिंग बिजनेस टू फाइनेंस फर्दर ग्रोथ। आप स्लो बट ग्रेजुअल ग्रोथ करो, ताकि कमांड में भी रहे, आपके कंट्रोल में भी रहे आपके। और चौथा प्रॉब्लम है हमारे पास, फोर्थ प्रॉब्लम आता है हमें, मैनेजीरियल प्रॉब्लम है ये। अब आप देखो, एक कंट्रोलिंग प्रॉब्लम आ गया, एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ गया, एक फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ गया, और एक मैनेजीरियल प्रॉब्लम आ गया आपके पास। तो अब आप देखिएगा, इंटीग्रेशन कैन रिजल्ट इन मैनेजमेंट क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। सर क्या ये हाँ जी गाइस, फोकस रखिएगा। अभी हमने मर्जर्स तो पढ़े सारे, कितने सारे मर्जर्स नहीं बोलूंगा, इंटीग्रेशन। हमने कितने सारे इंटीग्रेशन पढ़े? हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने वर्टिकल फॉरवर्ड पढ़ा, वर्टिकल बैकवर्ड पढ़ा, इतनी सारी एग्जांपल्स पढ़ी। हमने कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन पढ़ा। हाँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिखने में कितना आसान लग रहा है ना। इब्राहिम वुड कटर अब्बासी के साथ मर्ज हो गया, अब्बासी वाला अनमोल के साथ इंटीग्रेट हो गया, पेप्सी वाला कोको कोला के साथ इंटीग्रेट हो गया, एबीसी बैंक एक्सवाईजी बैंक के साथ इंटीग्रेट हो गया। सर इंटीग्रेशन में इतने मैनेजीरियल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इब्राहिम वाले बिजनेस की माइंडसेट मेंटालिटी अलग होगी, अब्बासी वाले की अलग होगी। इब्राहिम वुड कटर्स के बिजनेस की वैल्यूज, बिजनेस वैल्यूज नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसों की बात नहीं कर रहा, वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, एथिक्स, मोरालिटीज, वर्क रिलेटेड वैल्यूज डिफरेंट होंगी, अब्बासी की डिफरेंट होंगी। तो सर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्लैशेस आ सकते हैं। ये दोनों बैंक्स मर्ज हो रहे थे, ये दोनों बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे थे, हाँ इंटीग्रेट कर रहे थे। तो दोनों के बेस्ट एम्प्लॉयज उठा के रख तो दिए हमने, दोनों के बेस्ट एम्प्लॉयज उठा के रख दिए। हो सकता है उनका नॉर्म्स मैच ना करते हो सकता है उनका कल्चर मैच ना करता हो सकता है उनके रिलीजन मैच ना करते हो सकता है उनके बिजनेस वैल्यूज, एथिक्स जो है मैच ना करती हो। तो सर क्लैश आएगा तो उसका सोल्यूशन क्या है? इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल दैट सूट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। तो फिर आपको एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल एडॉप्ट करना पड़ेगा जो ग्रोइंग बिजनेस के लिए सूटेबल हो, जो दोनों के लिए सूटेबल हो। और एक और बात बता दूं, सिर्फ सिर्फ डिफरेंट मैनेजरियल स्टाइल, सिर्फ डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल इंट्रोड्यूस ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे ट्रेनिंग के साथ सेटअप करके देना पड़ेगा। आपको बकायदा ट्रेन करना पड़ेगा वर्कर्स को। So you had to train the workers to overcome the problem of managerial clash by introducing new management styles. अब बताएं क्या प्रॉब्लम समझ आ गई ग्रोथ की? हाँ जी, क्या ग्रोथ की प्रॉब्लम समझ आ गई? शायान, ओके शायान, ओके मरियम, परफेक्ट परफेक्ट। अब सवाल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सर ग्रोथ इतनी काम की चीज है, और ये भी पता चल गया ग्रोथ मुश्किल है, ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सर ग्रोथ के इतने एडवांटेजेस हैं, तो सर हर बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर पाता? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, हर बिजनेस फिर ग्रो क्यों नहीं कर पाता? वाई डू सम बिजनेसेस स्टे स्मॉल? सर क्यों कुछ बिजनेसेस छोटे रह जाते हैं? ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एंड हैज सो मेनी एडवांटेजेस,
और तरीके भी हैं ग्रोथ करने के, और प्रॉब्लम्स के साथ अब तो ग्रोथ की सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास। तो सर फिर हर बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर पाता, क्यों कुछ बिजनेस छोटे रह जाते हैं? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हियर आर three most important reasons why do some businesses stay small। क्यों कुछ बिजनेस छोटे रह जाते हैं? सबसे पहला रीजन है द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दे ऑपरेट इन। ओवर हेयर यहां लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंडस्ट्री। चलें आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। What do we mean by type of industry and why some businesses remain small because of their type of industry? Why is that so? गौर से देखिएगा। Some industries only offer personal services or specialized products. Example, hairdressing, car repairs, plumbers, catering. If they were to grow, means they could no longer offer personalized services, and with new firms setting up, they will eventually lose customers and will remain small। अब देखो, कुछ बिजनेसेस ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं जो जो सिर्फ पर्सनल लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपको मिसाल दूं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कार मैकेनिक या कार रिपेयर्स, हेयर ड्रेसर। अरे हेयर लैब, हेयर लैब, हेयर ड्रेसर, हेयर लैब की बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूं, हेयर ड्रेसर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हमने हेयर लैब एस्टैब्लिश किया तो बहुत छोटा सा बिजनेस था। शुरू में मुश्किल से 50 कस्टमर्स होंगे, 50 क्लाइंट्स होंगे, राइट। बट जैसे जैसे हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशंस चलाई, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया, अपने सोशल मीडिया, अपने पर्सनल सोशल मीडिया चैनल से चलाया, हेयर लैब के पेज को प्रमोट किया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आए, और सबसे बड़ी चीज, वर्कर्स की ट्रेनिंग पे काम किया, प्रोडक्ट्स पे काम किया, सर्विसेज पे काम किया, तो कस्टमर ग्रो करना शुरू हुए, कस्टमर ग्रोथ करना शुरू हुए। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एज अ बिजनेस टीचर, एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, एज अ बिजनेस इंस्ट्रक्टर, मुझे यह बात पता है कि हेयर लैब की ग्रोथ की एक लिमिट है। और वो लिमिट क्यों है यह भी बता देता हूं, यह भी समझा देता हूं। मरियम, आप भी रिलेट कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि मैं हेयर लैब को अगर बोल रहा हूं तो इट्स अ मैन सैलून। आप ब्यूटी पार्लर से रिलेट कर सकती हैं इसको, शायद आप मैन सैलून से रिलेट कर सकते हैं। मैं अगर सैलून जाऊं तो मैं सैलून जाता हूं या पार्लर आप जाती हैं तो आप जाएंगे सर्विसेज और सुकून के लिए, कि भाई हम सुकून के लिए आए, थोड़ी देर रिफ्रेश होने के लिए आए हैं, तो यार एक अच्छा सा फ्रेश लुक दे दो, एक मेक ओवर दे दो, थोड़ी सी ग्रूमिंग कर दो यार। हाँ, अब अंडरस्टैंड करना, मैं एक हेयर लैब जा रहा हूं और मैं जाऊं तो रश नहीं है और सीट खाली है, और जो वर्कर है वो ये रेड कारपेट बिछा के मुझे वेलकम कर रहा है, आइए जनाब बैठिए कुर्सी पे, सर चाय मंगवाऊं या जूस पिएंगे, सर लिम्का मंगवाऊं, बहुत गर्मी हो रही है, अरे सर आप छोड़ दें, आज आपको मैं ब्लैक मास्क फ्री में लगा देता हूं, सर ये ब्लैकलेट्स आए हुए हैं तो ब्लैकलेट्स हटा देते हैं आपके। मैं अम्यूज, आई वुड बी अम्यूज्ड, मैं खुश होऊंगा, मैं कहूंगा यार क्या जबरदस्त सर्विस दे रही है। Would we be going to that business again? Would we be going to that business again? Again and again? क्या हम ऐसे बिजनेस में बार बार वापस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सर सर्विस अच्छी दे रहे तो बिल्कुल जाएंगे, बार बार जाएंगे। लेकिन जैसे हम उधर आए हैं ऐसे और वॉक इन आए होंगे, फिर मैंने एक दो को लोगों को बताया होगा, यार वो नया सैलून खुला है, हेयर लैब, बहुत कमाल है यार, बेहतरीन है यार, वहां जाया करो, बहुत लाजवाब सर्विसेज हैं। अब अंडरस्टैंड करना, जब 6 महीने बाद मैं रूटीन में आ गया, मैं पहुंचा तो रश लगा हुआ है और वेटिंग में बैठना पड़ रहा है।
आई वुड बी अ बिट एनॉयड। आज वर्कर ने रेड कारपेट भी नहीं बिछाया, आइए जनाब हुजूर आपका इंतजार था, फूल पत्तियां नहीं बरसाई, बहारों फूल बरसाओ, अमार समाना आए हैं वो भी नहीं बरसाए। फिर आज काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि रश लगा हुआ है, मेरी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन डाउन होगी। 2 महीने बाद जब मैं आया तो और ज्यादा रश था और बुरा हाल, तो मैं शायद उठ के चले जाऊंगा और मैं अब कोई नया सलोन ढूंढूंगा, कोई नया बार्बर ढूंढूंगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे सलोन की लिमिट हो जाएगी और अब और क्लाइंट्स आना शुरू होंगे, तो याद रखना विद न्यू क्लाइंट सम ओल्ड विल स्लिप। ये बात याद रखिएगा। मैं जब अपने हेयर लैब की कस्टमर्स का हेयर लैब की कस्टमर सॉरी हेयर लैब के कस्टमर्स जब मैं हेयर लैब के कस्टमर्स का डेटाबेस आज रीड करता हूं, देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो पिछले 6-8 महीने में ड्रॉप हुए हैं। और मैंने जब उनसे पर्सनली कांटेक्ट किया, अपने पर्सनल नंबर से, हेयर लैब के नंबर से नहीं, कि सर मैं ओनर हूं हेयर लैब का, क्या वजह है सर आप आ नहीं रहे, क्या वजह है, रीजन क्या है, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बताई कि यार थोड़ी सी सर्विसेज डाउन हो गई है, अटेंशन डाउन हो गया है, माशाल्लाह आप लोगों का क्लाइंटेल बढ़ गया है, देखो। तो यार ऐसा बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। मैं एसी वाले को बुलाऊं और एसी वाला मेरे टाइम पे नहीं आए, मैं दूसरे एसी वाले को ले आऊंगा। ये बात याद रखिएगा। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सम बिजनेसेस ऑपरेट इन सच इंडस्ट्रीज कि वो मार्जिन ऑफ ग्रोथ ऑफर नहीं करते, वो रूम ऑफ ग्रोथ ऑफर नहीं करते। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सर दूसरा प्रॉब्लम है मार्केट साइज, दूसरा रीजन है मार्केट साइज। सम बिजनेसेस स्टे स्मॉल बिकॉज ऑफ मार्केट साइज। क्या मतलब है इसका? Some industries have a very small market size which makes its firm smaller. Example, shops operating far away from cities or market for expensive fashion clothing. तो याद रखिएगा सर, कुछ मार्केट्स के साइज ही ऐसे होते हैं कि वो ग्रोथ आपको अलाउ नहीं करते, वो ऑफर नहीं करते, आप बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। जैसे इसमें मिसाल आ जाती है वो बिजनेसेस जो कि सिटी से काफी दूर, नॉट विलेज तो नहीं बोलूंगा, सबर्ब्स में ऑपरेट करते हैं, सर उनकी लिमिटेड क्लाइंटेल है और वो उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मतलब मार्केट साइज यही रहेगा, तो वहां पे ग्रोथ ऑफर नहीं हो रही, तो वो छोटे ही रहेंगे हमेशा, दे विल रिमेन स्मॉल व्हाटसोएवर। और आखिरी आ जाता है हमारे पास, तीसरा और आखिरी रीजन आ जाता है ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स। सर क्या मतलब है ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स? सम बिजनेस ओनर्स prefer to keep their business small. They are rather more interested in keeping tight control over business. कुछ ओनर्स अपने बिजनेस को जानबूझ के स्मॉल रखते हैं, वो बढ़ाना नहीं चाहते, वो ग्रो नहीं करना चाहते। अच्छा, इसकी दो रीजंस है, समझिएगा, इसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन, दे माइट नॉट बी विलिंग टू पे मोर टैक्सेस। जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो कुछ ओनर्स, आई इन माय नॉलेज देयर आर ओनर्स, वो कहते हैं नहीं यार बस इतना ही सही है, हम कमा रहे हैं इतना ठीक है, बिला वजह टैक्स बढ़ेगा और मसले मसाइल होंगे, तो यार इतना ही ठीक है। और दूसरी रीजन सुन लीजिएगा, दूसरी रीजन, बहुत सारे ओनर्स इसलिए भी बिजनेस ग्रो नहीं करना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लिमिटेड टाइम बिजनेस पे रहें, 6 घंटे ही काम करते हैं, अगर वो 12 घंटे काम करेंगे तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम सोशल, वो क्या कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ओनर्स अपने बिजनेस को खुद ग्रो नहीं करना चाहते। आप मुझे बताएं गाइस, क्या यहां तक क्लैरिटी है?